हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हम चैप्टर का नाम ही पढ़ने से आपको होगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वो होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिस प्रोसेस में नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो और उस सब्सटेंस की अपनी एकदम नई प्रॉपर्टी हो। ठीक है, अगर हमें डिफिनेशन लिखना है तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद इन न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उसकी नई प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो वो प्रोसेस को हम कहेंगे। ठीक है, जिस प्रोसेस में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है हो और नई प्रॉपर्टी उसकी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हों, जिनसे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जो पार्ट लेते हों केमिकल रिएक्शन करने में, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अभी आगे हम एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, जैसे जब केमिकल रिएक्शन होता है रिएक्टेंट से तो एक रिजल्ट आता है। ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन की जो डिफिनेशन ही है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है नई प्रॉपर्टी के साथ। जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होके क्या बन रहे हैं, ये दोनों के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब कि ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन, कैसे हमें पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो हमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। किसी केमिकल रिएक्शन जब होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में तो गैस प्रोड्यूस होती है जिसे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं, किसी में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये जो हेडिंग है ये एनसीईआरटी में आपकी नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, है ना। और थर्ड जो है चेंज इन कलर होता है, फिर चेंज इन टेम्परेचर और फिर चेंज इन स्टेट। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है प्रोड्यूस हो रही गैस उस केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में जब होता है तो गैस प्रोड्यूस हो, तो उसको कहेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एग्जांपल जैसे है, जब जिंक ग्रैनुअल्स को हम रिएक्ट कराएंगे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स को जब हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब दोनों में रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, या हम कहेंगे कि ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट मतलब क्या, इनसॉल्युबल, ये साल्ट होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल साल्ट होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, उसके एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट गैस। किसी केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्ट कराएंगे तो किसी में प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है उसमें जब हम लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो येलो कलर का जब होगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लीड नाइट्रेट का येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा कि हम जब पोटेशियम आयोडाइड में लीड नाइट्रेट का जब हम मिक्सअप करेंगे, ऐड करेंगे, तब क्या हमारा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। किसी केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द एसिफाइड पोटेशियम डिस्क्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम डिस्क्रोमेट है सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास करेंगे तो हम देखिए
पोटेशियम डिस्क्रोमेट सोल्यूशन जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वो ग्रीन कलर हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो चेंज इन कलर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब है चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है, ठीक है। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हम आगे पढ़ेंगे, पहले भी यहाँ समझ लीजिए। देखिए अब जो कार्बन है, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो क्या, जब कार्बन को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ, एयर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो हम जानते हैं कि जब हम कोल को चलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है सॉलिड से लिक्विड हो जाता है या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हो जाता है, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट भी होता है। कैंडल है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से वाटर और कार्बन रिलीज होता है, ठीक है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो वैक्स किसके, सॉलिड थी, ठीक है, वाटर फॉर्म हो तो लिक्विड, कार्बन फॉर्म हो तो वो गैस हुआ। तो मतलब कि सॉलिड से वाटर बना मतलब लिक्विड और कार्बन बन रहा है गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पांचों थी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और लास्ट चेंज इन स्टेट, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ये चीज़ें, इनमें से चीज़ें हमको देखने को मिलती है। किसी में चेंज इन स्टेट हो जाए, किसी में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखती है, देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन उसको कहते हैं जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। किस से रिप्रेजेंट करें, सिंबल से, फार्मूला की मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो सिंबल और फार्मूला की मदद लेके हम ना, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैग्नीशियम रिबन, मतलब रिबन मतलब वायर भी, ठीक है, इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन मतलब कि एयर में, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूरा एक सेंटेंस देखिए काफ़ी लंबा हो जा रहा है। जब अभी हम पूरे प्रोसेस को लिखेंगे तो ये करीब 2 लाइन में हो रहा है, ठीक है। अब उसको हम वर्ड इक्वेशन कर लेते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उससे बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। अब मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल, ये तीनों के जब हम सिंबल अब इस्तेमाल करने लगेंगे तो बहुत सिंपलेस्ट हो जाएगा, बहुत शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो सिंबल हम यूज़ करेंगे, जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सिंबल यूज़ करके हम बता रहे हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें सिंबल से, फार्मूला से, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है ये, इसको हम यहाँ पे सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन इन बैलेंस, क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। हम 9th में पढ़े होंगे, क्योंकि जो मास होता है ना कि वो बनता है, उसको बनाया जा सकता है, ना कि उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो मास रिएक्टेंट में जितना है उतना वो प्रोडक्ट में भी रहेगा, ठीक है। जितना ये जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, उतना ही मास यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि मास ना कि बनाया जा सकता है, ना कि डिस्ट्रॉय, जब डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास सेम है। तो इसका मतलब कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस में होना ज़रूरी है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे वही है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे देखेंगे कि Mg यहाँ पे और यहाँ पे Mg, ठीक है, 1 1 बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, O2 है, यहाँ पे क्या है, O है, यहाँ पे 2 O है, यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ को हम छुएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बढ़ाएंगे, हम जो भी बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ हम 2 Mg कर देंगे तो ये O बराबर, लेकिन यहाँ पे देखिए ये
mg यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पे हम एक और बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आयरन का भी, ठीक है। पहले हम देखेंगे, देखिए बस एक ही ये देखिए Fe, और यहाँ पे देखिए Fe। अब ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे Fe है, यहाँ पे F3O4 है, तो ये तो इसमें नहीं, ये नहीं, ठीक है। अकेले अकेले देंगे, यहाँ पे Fe मतलब आयरन और यहाँ पे Fe मतलब आयरन, ठीक है। Fe में आयरन है तो ये Fe देखेंगे। यहाँ पे Fe देखिए वो 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक Fe बढ़ा देंगे, ठीक है। 3Fe बराबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक। H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इससे तो बैलेंस हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमको 4 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ हम बढ़ा देंगे 4। जब 4 हम बढ़ाएंगे तो ये 2 और ये 4 इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि फिर से हाइड्रोजन से अनइक्वल फिर से हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6, तो यहाँ 3Fe बराबर हो गया। अब 4H2O और यहाँ पे भी हम 4H2O बढ़ा दिए, ठीक है। इससे हमारे ये बैलेंस, तो इस तरीके से बैलेंस की देखना है कि कौन कौन अनइक्वल है, उसको हमें इक्वल करना होगा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप हम देखें, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप केमिकल रिएक्शन का है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन in which two or more reactant combine to form a single product, it is known as combination reaction। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक या दो से ज़्यादा मोर देन 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। 2 रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे यहाँ पे देखेंगे Mg और O2 2 रिएक्टेंट हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल है कम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, और है देखिए कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये देखिए 2 रिएक्टेंट, कार्बन और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ बन कितना रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए वाटर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या मिलके बन रहे हैं, वाटर बन रहा है। तो ये दोनों 2 है रिएक्टेंट, ठीक है। ये देखिए एक रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट, और यहाँ प्रोडक्ट कितना है, 1 प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच a compound split up into 2 or more simpler substance are known as decomposition reaction। एकदम डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट है, देखिए ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, ये स्प्लिट हो रहा है, ये बट के 2 यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो उसका एकदम अपोजिट है। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा में स्प्लिट होती है। देखिए यह है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो वो स्प्लिट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 चीज़ यहाँ बन रही है, प्रोडक्ट में 2 चीज़ बन रही है, और ये यहाँ पे एक है, एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ टाइप्स देख लेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी डिफिनेशन है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे हीट की मदद लेके, ठीक है, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन
कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोराइड, है ना। इसको जब हम हीट करेंगे तो दो सब्सटेंस में ये स्प्लिट होगा, ठीक है। पहला एक सब्सटेंस में होगा पोटेशियम ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट जो है जब हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में वो स्प्लिट होके दो चीज़ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक है और यहाँ पे दो चीज़ बन रही है। इसको हम ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में एक ही रिएक्टेंट होता है और दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, दो से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलास्टिक डिकम्पोजिशन, ये क्या होता है? जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ, जब हम इलेक्ट्रिक की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलास्टिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक की मदद से जब हम करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलास्टिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक की मदद से हम एक सब्सटेंस को दो सब्सटेंस में कर देंगे, डिस्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वाटर, ठीक है। अब ये वाटर है, जब इसका इलेक्ट्रोलास्टिक्स परफॉर्म करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाएगा। तो मतलब वाटर देखिए यहाँ पे एक है सब्सटेंस, ये दो सब्सटेंस में ये स्प्लिट हो रहा है, तो इसको तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। लेकिन अब इलेक्ट्रिक करंट से हम कर रहे हैं इसको, तो इलेक्ट्रोलास्टिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। तीसरा है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, देन इट इज़ फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो, ठीक है, तो उसे हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट the reaction in which one element displaces the other element from its solution, it is known as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? जब एक एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर दे दूसरे एलिमेंट को। कैसे डिस्प्लेस कर देगा? उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर दे। अब रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है मैं आगे आपको और पढ़ाऊँगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट ये है, ठीक है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव का है क्या है? जिंक है। तो जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से एकदम अलग कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर को क्या करेगा? एकदम से अलग कर देगा। ये एनसीईआरटी में भी है। क्यों अलग कर देता है? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो उसको एकदम डिस्प्लेस कर देगा, एकदम किनारे कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम देख लिए, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता हो, ठीक है, जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ जब वो सोडियम क्लोराइड से मिलेगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से, तो जो सिल्वर है वो जाके क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। और ये जो नाइट्रेट है कहाँ चला जाएगा? सोडियम, तो यह क्या बना देगा? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट है लास्ट के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एकदम बदल जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सिल्वर नाइट्रेट से हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड से हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, एकदम अलग हो जाएंगे, एकदम बदल जाएंगे, यहाँ पे आयंस का जो होगा वो एक्सचेंज होगा। फिर है पांचवा रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन नाम ही से आपको देखिए पता चल रहा है कि जैसे ऑक्सीजन सा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस, जैसे एक सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। या मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन है, ये रिमूव हो जाए, ठीक है, रिमूव हो जाए, ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाए तब भी उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉपर है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए H2 है और ये देखिए H2O, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ क्या है, ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस नोन एज रिडक्शन। किसी सब्सटेंस में, ठीक है, कोई सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहें या रिडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं यहीं पे देखते हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे जाके क्या बना, कॉपर, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया ना। यहाँ पे कॉपर है लेकिन रिएक्शन के बाद ये कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का हमारी लाइफ में, ठीक है। कोरिजन, अब ऑक्सीडेशन क्या है, मैं बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कोरिजन क्या होता है, when a metal is attracted by a moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion, ठीक है। उस प्रोसेस को, अब क्या कोरिजन होता है, देखिए जब मैं आप देखे होंगे मेटल रहता है, जैसे सीख है, ठीक है, सरिया उरिया जो रहती है, या कोई मेटल जो रहता है, वो अगर आप रख देते हैं तो अगर पानी के कांटेक्ट में आता है या ऐसे सिंपली रहता है तो वो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है। जब वो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो वो उस पर एक लेयर से ऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन की एक लेयर से चढ़ने लगेगी जो कि मेटल को वीक कर देती है, ठीक है, जो हम इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, उसे कहते हैं। जब ये कांटेक्ट में आएगा, एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, या मॉइस्चर कांटेक्ट में आ जाए, या वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ख़राब होने लगे, कोरोड होने लगेगा, और उस कोरोड होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कोरिजन कहते हैं, ठीक है। और देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन का रस्टिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, देखिए अब पुराना सिल्वर की आप रिंग देखेंगे या देखेंगे तो जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहती है, एयर कांटेक्ट में रहती है, तो उस पर क्या हो जाती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है, तो ये भी एक कोरिजन है। और ऐसे कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं रैंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। रैंसिडिटी, द फूड विच कंटेन फैट एंड ऑयल come in contact with oxygen for some period of time, then it started to give unpleasant smell and bad taste, ठीक है। देखिए ये सब एवरीडे लाइफ में या बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जो फूड रहता है जिसमें फैट हो या ऑयल कंटेनिंग फूड हो, ठीक है, जब हम उसे ऐसे खुले में रख देते हैं तो वो कुछ जैसे बहुत दिन तक रखा रहेगा तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है,
बहुत ख़राब सी उसमें से महक आती है और खाने लायक भी नहीं बचता है वो। जैसे चिप्स होती है, अगर हम ऐसे ही खुली रख दें तो एकदम जैसे कहते हैं ना महरा गई है, वैसे ख़राब हो जाती है वो, तो वही होता है। तो चिप्स को जो पैकेट रहता है उसमें हम नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। जो पैकेट रहता है जब हम खोलते हैं तो नाइट्रोजन गैस उसमें रहती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों करते हैं? नाइट्रोजन गैस इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है। तो जब अनरिएक्टिव होती है तो वो ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करती है, तो इस वजह से जो हमारी चिप्स रहती हैं वो फ्रेश रहती हैं, ठीक है। अब देखिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बने तो उसके साथ हीट भी रिलीज हो। जैसे कार्बन जब बर्न हो रहा है तो हीट भी तो प्रोड्यूस होती है, तो वो एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये नेचुरल गैस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नेचुरल गैस जब होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे कार्बन का हम ले लेते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी जो होती है एब्सॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी होती है रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी होती है एब्सॉर्ब होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक। अब कैसे है? सनलाइट फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्व करी जाती है ना, प्लांट एब्जॉर्व करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए रिएक्टिविटी। अब कैसे हमें पता चलेगा कौन मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है? तो हमको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक हम जानेंगे नहीं कौन कितना रिएक्टिव है तो तब तक हम कॉपर के साथ, जैसे जिंक है, अगर हम नहीं जानेंगे कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो हम ये नहीं कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम और सोडियम ये इतना रिएक्टिव होता है कि अगर हम इसे ऐसे जनरली एयर में रख देते हैं या ऐसे ही ओपन रख देते हैं तो फायर कैच कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। तो इसे केरोसिन में रखा जाता है। ये भी आता है कि केरोसिन ऑयल में क्यों सोडियम और पोटेशियम रखे जाते हैं कि ये ऑक्सीजन से केरोसिन ऑयल क्या करता है, इनका कांटेक्ट कट कर देता है, तो इसके वजह से ये नहीं बर्न होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ज़रूर याद करना, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा उसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। इसी से आपका आगे भी थर्ड चैप्टर में है, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में है कि अगर आपको दे देगा एग्ज़ाम में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं, तो आप अगर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जानेंगे, मेटल जानेंगे, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पोटेशियम सबसे रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है इतना जो है हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और फिर ये जो है ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो कॉपर देखिए यहाँ पे, जिंक यहाँ पे, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। ऐसे आयरन भी डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। तो जो आयरन नील हम कॉपर डालेंगे तो आयरन नील, तो उस पर ब्राउन का कोटिंग आ जाती है, तो वही कॉपर होता है जो डिस्प्लेस पूरी तरह से कर देता है, ठीक है। तो आई होप मुझे आपको ये समझ आया होगा। चैप्टर आसान चैप्टर है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।